नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से 31 जनवरी को आयोजित होने वाली CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले चाइल्ड पेडागोजी की थ्योरीज का अध्ययन कर रहे हैं और इसी संबंध में हम अध्ययन करने वाले हैं आज सिगमंड फ्राइड के डिफेंसिव मैकेनिज्म का, अर्थात ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के बारे में। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अनेक सवाल इसमें से CTET की परीक्षा में प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात पहले और दूसरे पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो के किसी भाग को स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो शायद आप कंटेंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई बिंदु समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं सिगमंड फ्राइड और अहम सुरक्षा युक्तियां अर्थात सिगमंड फ्राइड एंड ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिटिक सिद्धांत और सिंपल कोपिंग के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारी पर्सनैलिटी के 3 डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। और इनमें ईगो का जो काम होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच एक बैलेंस स्थापित करने वाले फैक्टर के रूप में निभाना होता है। और यदि हमारा ईगो इस कार्य को भली भांति करने में असमर्थ होता है तो हम कुछ युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कोपिंग कहा जाता है, ताकि हमारा ईगो ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस स्थापित करने वाले कार्य को सुचारू रूप से करता रहे। पिछली वीडियो में हमने लोग दोस्तों सिंपल कोपिंग के बारे में बात की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसे देख सके। दोस्तों, कई बार यह होता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां होती हैं, हम सिंपल कोपिंग का इस्तेमाल करने के बाद भी उनसे निजात नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमें अपना अहम बचाने के लिए कुछ दूसरी युक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी युक्तियों को हम ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म कहते हैं। दोस्तों, ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो विधियां हैं, इनका वर्णन खुद सिगमंड फ्राइड ने किया था और उन्होंने ऐसी 10 युक्तियों का वर्णन किया था जिनका इस्तेमाल हम ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत करते हैं। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में जो प्रमुख ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म युक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, 10 की 10 नहीं। दोस्तों, ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत जो पहली विधि है उसे रिप्रेशन कहा जाता है। रिप्रेशन का अर्थ होता है अचेतन मन में दाब देना। इस युक्ति का वर्णन सिगमंड फ्राइड ने सिपाहियों से बातचीत करके प्रदान किया था। उन्होंने कुछ सिपाहियों से बातचीत की और उनसे एक सवाल पूछा कि जब सिपाही युद्ध करने के लिए जाते हैं जंग में, तो युद्ध में क्योंकि लोग भी मरते हैं, सिपाही भी मरते हैं, तो उन्होंने सिपाहियों से यह सवाल पूछा कि जब सिपाहियों के अपने साथी गोलियों का निशाना बन जाते हैं और युद्ध भूमि में ही मर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिपाही क्या करते हैं। क्योंकि इस परिस्थिति में सिपाहियों के सामने एक द्वंद्व होता है। द्वंद्व इस बात का कि वे अपने साथी सिपाही को अंतिम संस्कार करें या युद्ध लड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो सिपाही होते हैं वो रिप्रेशन विधि का इस्तेमाल करते हैं। सैनिकों ने फ्राइड को बताया कि वो इसके लिए रिप्रेशन विधि का इस्तेमाल करते हैं और अचेतन मन में मान लेते हैं कि उन्होंने यानी सिपाहियों ने अपने साथी का अंतिम संस्कार कर दिया है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार सिगमंड फ्राइड ने बताया है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस रिप्रेशन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते और हम उनके सामने जाते नहीं हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करते, और हम लोग ऐसे लोगों को अपने अचेतन मन में अनकॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं। दोस्तों, इस रिप्रेशन को कोपिंग की एक अच्छी विधि नहीं माना जाता, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपने अचेतन मन में इसको डाल जरूर देते हैं, लेकिन वह समस्या तो ज्यों की त्यों खड़ी हुई है और जब कभी हमें उस समस्या की अनायासी याद आ जाती है तो इससे हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है। इसीलिए इस रिप्रेशन को ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म की एक अच्छी विधि नहीं माना जाता है।
दोस्तों डिफेंसिव मैकेनिज्म की जो अगली विधि है उसे रिग्रेशन कहा जाता है। रिग्रेशन का अर्थ होता है वापस जाना या पुनः लौट जाना। अक्सर ये होता है कि जब हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि विकास होने के स्थान पर विकास पीछे की तरफ बढ़ जाता है, अर्थात विकास आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे हट जाता है, अवनति होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को भी हम रिग्रेसिव इकोनॉमी कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में रिग्रेशन के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। कई बार जब हमें नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना पड़ता है तो हम अक्सर उस परिवेश में लौटने की कोशिश करते हैं जहां हम पहले से ही समायोजित होते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़की जब होती है और उसकी शादी हो जाती है तो वो बार बार अपने पीहर में, यानी कि जहां उसने अपना बचपन बिताया है, अपने पिता का घर, वहां बहुत जल्दी जल्दी जाती है, बार बार जाती है। इसको भी हम रिग्रेशन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल में जाकर उसको नए परिवेश में समायोजित करना पड़ता है, नए रिश्तों को समझना पड़ता है और उसके ऊपर बहुत सारा तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए वो बार बार अपने पीहर में जाती है क्योंकि वहां उसे किसी प्रकार का समायोजन नहीं करना पड़ता है, वहां वो पहले से ही समायोजित है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि तनाव से बचने के लिए जब हम उस परिवेश में जाने की कोशिश करते हैं जहां हमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी विधि को हम रिग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका एक दूसरा उदाहरण हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी परिवार में कोई एक अकेला सिंगल चाइल्ड है और सारे लोग उसको प्यार करते हैं, सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसी परिवार में दूसरे बच्चे का जन्म हो जाता है तो सबका ध्यान पहले बच्चे के स्थान पर दूसरे बच्चे पर लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो पहला बच्चा होता है वह अक्सर उसकी जो सत्ता होती है वो छिन जाती है, क्योंकि जो अब तक उसको प्यार मिल रहा था अब वह प्यार उसको ना मिलकर किसी दूसरे बच्चे को मिलने लगता है। ऐसे बच्चों को हम साइकोलॉजी की भाषा में डिथोन्ड मोनार्क कहते हैं, मतलब ऐसा राजा जिसे उसकी गद्दी से उतार दिया गया है। दोस्तों हम देखते हैं कि अक्सर इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो चार पैरों के बल पर घोड़ा बनकर चलने लगते हैं, तुतलाकर बोलने लगते हैं। इस तरीके की जो विधियां वो इस्तेमाल करता है इसको भी रिग्रेशन कहा जाता है। और इस तरीके की विधियों के माध्यम से वो बच्चा दिखाता है कि मैं भी अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे भी प्यार की जरूरत है, और फिर हम उसको भी गोदी में उठा लेते हैं। इस प्रकार की युक्तियों को भी हम चाइल्ड पेडागोजी में या ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के क्षेत्र में रिग्रेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। दोस्तों ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत जो अगली विधि है उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे विवेकीकरण कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस रैशनलाइजेशन के अंतर्गत। दोस्तों हमारी जिंदगी में अक्सर अनेक घटनाएं घटती रहती हैं और इस संसार में भी नित्य दिन अनेक घटनाएं घटती रहती हैं और किसी भी घटना को देखने के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें से केवल उसी दृष्टिकोण को अपनाते हैं जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। जब किसी घटना के ऐसे दृष्टिकोण को हम अपनाते हैं जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार को न्यायसंगत ठहरा सकते हैं तो हम इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े बहुत होते हैं। उस झगड़ा होने की वजह ये होती है कि पत्नी अपने व्यवहार को सही मानती है जबकि पति अपने व्यवहार को सही मानता है। उनमें से हर व्यक्ति, पति और पत्नी दोनों, अपने अपने व्यवहार को सही मानते हैं, इसीलिए उनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों इस रैशनलाइजेशन की जो खासियत होती है वो यह होती है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, दोस्तों के बीच भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली विधि। अगली विधि का नाम है प्रोजेक्शन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है और अक्सर परीक्षा में यही विधि पूछी जाती है। प्रोजेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, चलिए देखते हैं अब ये क्या होता है। दोस्तों हमारी जिंदगी में अनेक ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको हम पूरा तो करना चाहते हैं लेकिन हम पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। दोस्तों यदि हमारी कोई इच्छा है और हम उसे पूरा करने में असमर्थ रहते हैं
लेकिन हम किसी दूसरे माध्यम से उसको अपनी उस इच्छा को पूरा करते हैं, तो इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन डॉक्टर बनने में वह असमर्थ रहता है। अब वह चाहता है कि उसका अपना बेटा डॉक्टर बने, और इसके लिए वह उसको वह सारी सुविधाएं प्रदान करता है जो डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक होती हैं। इस प्रकार हम किसी दूसरी विधि से अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। इस विधि को प्रोजेक्शन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस विधि में भी व्यक्ति यह नहीं मानता है कि उसने अपनी जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। इसके अंतर्गत हम कभी मानते नहीं कि मतलब हमने अपना उत्तरदायित्व सही तरीके से नहीं निभाया, हमारे प्रयास में कमी रह गई थी। हम अक्सर अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर थोप देने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद डॉक्टर बनने में असमर्थ रहा है और अपने बच्चे के माध्यम से वह अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो एक और तो हम यह मानने में असमर्थ कभी भी अपनी इस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता थी हमने उतनी मेहनत नहीं की। दूसरा, हम अपनी इच्छा को किसी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। इस प्रकार हम अपनी कमी भी नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा को किसी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। इसी विधि को प्रोजेक्शन कहा जाता है ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत। दोस्तों, ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत जो अगली विधि है उसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अर्थ होता है दोस्तों कि अपनी इच्छाओं को उचित तरीके से पूरा करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको हम पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में हमारे सामने यह सवाल आता है कि हम उनको इस तरीके से पूरा करें जिसे समाज भी स्वीकार करे। इसका वर्णन इस रूप में हम कर सकते हैं कि जो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन था उसमें बहुत सख्त शासन था और लोगों को अपनी इच्छाओं को दबाने पर मजबूर होना पड़ता था। वो वहां पर विक्टोरिया कालीन इंग्लैंड में जो सेक्सुअलिटी होती थी वह एक जघन्य अपराध माना जाता था और लोग खुलकर सेक्स से संबंधित अपनी बातें नहीं रख सकते थे। इसीलिए जब भी लोगों में सेक्स जैसी भावना उभर कर आती थी तो वो अक्सर चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते थे और वो चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अपनी दबी हुई इच्छाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करते थे। इसी विधि को सब्लिमेशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हम लोग अपने आम दैनिक जीवन में भी इस विधि का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका एक उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने उपवास रखा है, फास्ट, और इसी दौरान उसका दिल जो है वो चाट खाने का करने लगता है, तो वह टीवी में चाट से संबंधित प्रोग्राम देखने लगता है, मैगजीन्स में चाट से संबंधित तस्वीरों को देखने लगता है। इससे व्यक्ति की जो इच्छा होती है वह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हालांकि वह पूरी तो नहीं हुई, लेकिन उसने उसको कोई दूसरा रूप देकर सामने रख दिया, व्यक्त कर दिया। इसी परिवर्तन को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंतर्गत जो अगली और आखिरी विधि है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का आमतौर पर मतलब होता है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में किसी असाइनमेंट को लेकर बॉस हमें डांट देता है। अब हम इतना तो नहीं कर सकते कि बॉस को ही उल्टा डांट दें, क्योंकि वहां तक हमारी ताकत नहीं जाती है। बॉस को तो हम कुछ नहीं कह पाते दोस्तों, लेकिन अपने दूसरे लोगों से लड़ाई कर बैठते हैं। इसी विधि को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जब हम लोग घर पर आते हैं तो अपने छोटे भाई बहनों से, माँ बाप से बड़ा गुस्से वाली आवाज में बात करते हैं। उसका कारण यही होता है कि दिन भर की जो भड़ास होती है ऑफिस की, हम डिस्प्लेसमेंट उसको करते हैं। ऑफिस की भड़ास को हम घर पर आकर उतारते हैं। दोस्तों, इसको हम पैट्रियार्की के रूप में भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि पैट्रियार्की के अंतर्गत अक्सर पुरुष को महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है और घर में पुरुष महिलाओं के ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत समाज में, अपने ऑफिस में वह अपने उच्च अधिकारियों से कभी भी जवाब तलबी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां तक उसकी सत्ता नहीं जाती है। इसीलिए वह महिलाओं के ऊपर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता है घर के अंतर्गत।
दोस्तों अनकॉन्शियसली हम डिस्प्लेसमेंट केवल उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम बहुत नजदीकी रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम किसी से लड़ाई भी कर लेते हैं तो हम केवल उन्हीं लोगों से लड़ाई करते हैं जिनको हम आसानी से मना सकते हैं। दोस्तों ये ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म की जो सारी विधियां हैं ये हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि कुछ हद तक इनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन ये सिंपल कोपिंग से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें इन विधियों पर हमारा उतना नियंत्रण नहीं होता जितना सिंपल कोपिंग के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की सिगमंड फ्राइड की ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म युक्तियों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और 31 जनवरी की परीक्षा में शामिल होने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इससे मदद मिल सकती है। तो दोस्तों अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगली वीडियो तक आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें। अगली वीडियो तक अपने इंतजार को बरकरार रखें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।